हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है संगीता के पति रहते हुए क्या करीम ने संगीता के जिस्म को लूट पाया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। संगीता बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बनने संवरने में उसे बहुत दिलचस्पी थी। जब वह सज संवर कर खुद को आईने में देखती तो मुस्कुराने लगती। संगीता अपनी असली उम्र से कम लगती थी। उसे घर के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वह बाजार में खरीदारी करने की शौकीन थी। संगीता को शेरों शायरियों से लगाव था और वह अपनी शौखियों से महफिल लूट लेने का दम रखती थी। संगीता का अपने पति रमेश से झगड़ा चल रहा था। इसी बीच उनके मोहल्ले का करीम मुंबई से लौट आया था। वह चलता पुर्जा था। एक दिन मुसराए में उन दोनों का आमना सामना हो गया। करीम ने आदाब करते हुए कहा, आप तो पहुंची हुई शायर लगती हैं। आप मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं कोशिश करती हैं। संगीता पति रमेश की जली कटी बातों से उत्काई हुई थी। करीम की बातों से जैसे जले पर रुई के फाहे सी ठंडक मिली। उसने अपना भाव जाहिर करते हुए कहा, करीम, आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। करीम ने तुरंत अपना जाल बिछाया। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ कि आप वाकई पहुँची हुई शायर हैं। संगीता ने करीम को अपने घर दिन के खाने पर बुला लिया। रात के खाने पर रमेश से झगड़ा हो सकता था। खाने पर संगीता व करीम ने खूब ख्याली पुलाव पकाया और योजना बनाई कि संगीता अपनी जमा पूंजी लेकर हफ्ते के आखिरी में जा रही ट्रेन से मुंबई चलेगी। करीम ने तो उसकी जवान होती लड़की को भी साथ चलने के लिए कहा, पर संगीता ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बेटी को घर पर ही रखकर वह अपनी पक्की सहेली से बेटी से मिलते रहने की कहकर 50,000 रुपए लेकर चल दी। संगीता जब गाड़ी में बैठी तो उसका दिल धक धक कर रहा था, पर वह मन में नए मंसूबे बनाती जा रही थी। इन्हीं सब बातों को याद करती हुई वह मुंबई पहुंच गई। करीम ने उसे वेटिंग रूम में ही तैयार होने को कहा और फोन पर किसी से मिलने की मोहलत मांगी। संगीता का चेहरा बुझा सा गया था। वह नए शहर में गुमसुम हो गई थी। करीम ने उसे कहा, चलो कहीं होटल में कुछ खा लेते हैं। कुछ देर में वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में थे। करीम ने उससे पूछे बिना ही काफ़ी महंगी डिश का ऑर्डर किया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो करीम ने यूँ जाहिर किया कि मानो उसका पर्स मिल नहीं रहा था। झक मारकर संगीता ने ही वह भरी बिल अदा किया। संगीता को घर की भी भेद याद आ रही थी। घर से दूर आकर वह महसूस कर रही थी कि पति के साये में वह कितनी बेफिक्र रहती थी। अब करीम व संगीता एक टैक्सी से किसी सूरज के दफ्तर जा रहे थे। इस बार संगीता ने खुद ही टैक्सी का भाड़ा दे दिया। उसने करीम को नौटंकी करने का चांस नहीं दिया। सूरज एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। हालांकि वह खुद एक पिटा हुआ एक्टर था, पर मुंबई में एक्टिंग सिखाने का उसका धंधा सुपरहिट था। सूरज के दफ्तर तक संगीता को पहुंचकर करीम को जैसे कुछ याद आया। वह उठ खड़ा हुआ और बस अभी आता हूँ कहकर बगैर संगीता के जवाब का इंतजार किए चला गया। अब संगीता और सूरज आमने सामने बैठे थे। वह इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, जबकि सूरज उसे देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद सूरज बोला, लगता है कि आप थकी हुई हैं। आप ऐसा कीजिए कि रात तक नींद ले लीजिए। सूरज की एक नौकरानी ने सोने का कमरा दिखा दिया। संगीता सोई तो नहीं, पर वह उस कमरे में अपनी शायरी की किताब निकालकर पढ़ने लगी। कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला।
सुबह अब संगीता को होश आया तो उसने खुद को पुलिस से घिरा पाया। एक खूबसूरत लड़की भी उसके पास खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, लगता है कि आप होश में आ गई हैं। संगीता उठ बैठी, कपड़े टटोले। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। इंस्पेक्टर विनोद ने उस लड़की को देखकर कहा, थैंक्स समीरा मैडम, अब आप जा सकती हैं। संगीता भी उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, आप भी समीरा मैडम का शुक्रिया अदा कीजिए। संगीता कुछ नहीं समझी। तब इंस्पेक्टर विनोद ने बताया, आपको करीम ने सूरज को बेच दिया था। यह शख्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में जिस्म फिरोजी का धंधा करता है। समीरा मैडम को इन्होंने इसी तरह से धोखा देकर बेचा था, पर वह बार डांसर बनकर आज आप जैसी धोखे की शिकार औरतों को बचाने की मुहिम चलाती हैं। समीरा बोली, और विनोद जी जैसे पुलिस इंस्पेक्टर मदद करें तभी हम बच सकती हैं, वरना। यह कहते हुए समीरा के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। तभी वह नौकरानी आ गई। समीरा ने उसे कुछ रुपए दिए और बताया कि इसी काम वाली ने उसे फोन करके बताया था। शाम को संगीता अपने शहर जा रही ट्रेन पर सवार हो गई। उसने मन ही मन समीरा का शुक्रिया अदा किया और इस माया नगरी को अलविदा कह दिया।